नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे। ब्रिटेन में 3000 लोगों ने ठोका जॉनसन एंड जॉनसन पर मुकदमा। इससे संबंधित जानेंगे क्या कारण है, क्यों मुकदमे किए गए हैं। इसके बाद भगोड़ों के लिए राज्यों में बनेंगी विशेष जेल। इंटरपोल रेड नोटिस पर रद्द होगा पासपोर्ट। यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीबीआई के सम्मेलन में कहा गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा है। तो 3% बढ़ने पर राज्य कर्मचारी व राज्य पेंशनरों को कितना लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ स्टॉकहोम की कंपनी नेस्ले 16,000 कर्मियों को बाहर निकालेगी। 16,000 कर्मियों को बाहर निकालने का क्या कारण है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटेन में लगभग 3000 लोगों ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर मुकदमा इसलिए किया क्योंकि उनका आरोप है कि जॉनसन बेबी पाउडर में इस्तेमाल किए जाने वाला टैल्क पाउडर कैंसर, विशेष रूप से डिंब ग्रंथि कैंसर और मेसोथेलियोमा जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न, ब्रिटेन में लगभग कितने लोगों ने जॉनसन एंड जॉनसन पर मुकदमा दायर किया है? तो ये आपके 3000 लोगों ने मुकदमा दायर किया है। ब्रिटेन में करीब 3000 लोगों ने दावा किया है कि कंपनी का बेबी पाउडर कैंसर का कारण बना है। अगला प्रश्न, जॉनसन बेबी पाउडर में मुख्य विवादित तत्व कौन सा है? तो मुख्य विवादित तत्व टैल्क है। टैल्क में किस खतरनाक पदार्थ की मौजूदगी का आरोप लगा है? तो टैल्क में सबसे ज्यादा खतरनाक एस्बेस्टस का आरोप लगा है। एस्बेस्टस एक ज्ञात कैंसरजनक तत्व है जिसकी मौजूदगी टैल्क पाउडर में पाई गई है। अगला प्रश्न, जॉनसन एंड जॉनसन पर लगे आरोप में कौन सा प्रमुख रोग उल्लेखित है? तो इस पाउडर द्वारा डिंब ग्रंथि और कैंसर का रोग उल्लेखित है। यह वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। कई महिलाओं ने दावा किया कि लंबे समय तक पाउडर उपयोग से उन्हें ओवरी कैंसर हुआ है। अगला प्रश्न, जॉनसन एंड जॉनसन किस देश की कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है। जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यू जर्सी में स्थित है। अगला प्रश्न, कंपनी ने टैल्क आधारित पाउडर की जगह कौन सा नया पाउडर लाने की घोषणा की है? तो ये कॉर्न स्टार्च आधारित पाउडर लाने की घोषणा की है। 2023 में जॉनसन एंड जॉनसन ने टैल्क पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च पाउडर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन पर अमेरिका में लगभग कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? तो लगभग 60,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कंपनी पर अमेरिका में लगभग 60,000 मुकदमे दर्ज हैं जो मुख्यतः कैंसर पीड़ितों ने किए हैं। कंपनी का क्या कहना है अपने बेबी पाउडर के बारे में? उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी बार बार इस बात को कहती रही है। कंपनी द्वारा लगातार दावा करती रही कि उसका बेबी पाउडर एस्बेस्टस मुक्त और सुरक्षित है, जबकि वैज्ञानिकों ने इसको बार बार पाउडर के अंदर पाया है। किस प्रकार का मुकदमा ब्रिटेन में दायर किया गया है?
सामूहिक मुकदमा इस संबंध में दायर किया गया है। ब्रिटेन में 3000 उपभोक्ताओं ने मिलकर सामूहिक रूप से मुकदमा दायर किया है। जॉनसन एंड जॉनसन में टैल्क पाउडर की बिक्री कब बंद करने की घोषणा की है? ये 2023 में बंद करने की घोषणा की है। कंपनी ने 2023 में विश्व भर में टैल्क आधारित बेबी पाउडर के बिक्री बंद करने की घोषणा की थी। अमित शाह के मुख्य प्रस्ताव एवं घोषणाएं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हर राज्य में विशेष जेल बनाने का सुझाव। भगोड़ों के लिए ऐसे जेल जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों, ताकि विदेश में भगोड़ों के वकील कोर्ट में यह तर्क न दे सकें कि प्रत्यार्पण के समय भारत में जेलों मानवाधिकारों के अनुकूल नहीं है, जिससे प्रत्यार्पण हस्तांतरण का विरोध कम हो। इसलिए उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी राज्यों में विशेष जेलें बनाने का आदेश दिया गया है। इसके बारे में पहला प्रश्न हमारे सामने। 16 अक्टूबर 2025 को किस मंत्री ने सीबीआई सम्मेलन में भगोड़ों पर कार्रवाई से जुड़े कदमों की घोषणा की है? तो ये अमित शाह द्वारा की गई है। अमित शाह इस समय हमारे गृह मंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित सीबीआई सम्मेलन में यह घोषणा की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमित शाह ने किस प्रकार की नई जेलों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? तो विशेष जेलें भगोड़ों के लिए बनाई जाएंगी, यह प्रस्ताव दिया है। शाह ने कहा कि राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विशेष जेलें बनाई जाएं, ताकि प्रत्यार्पण प्रक्रिया में मानव अधिकारों का बहाना न बनाया जा सके। अगला प्रश्न। किस संगठन के रेड नोटिस पर पासपोर्ट रद्द करने की बात की गई है? तो इंटरपोल के सुझाव पर यह बात कही गई है। अमित शाह ने कहा कि जब किसी पर इंटरपोल रेड नोटिस जारी हो तो उसका पासपोर्ट तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस लियोन में स्थित है। अगला प्रश्न। पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत की जाती है? पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत यह की जाती है। भारत में पासपोर्ट के निलंबन या रद्दीकरण की शक्ति गृह मंत्रालय को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेष जेलें बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगोड़ों के प्रत्यार्पण में सुविधा देना विशेष जेलें बनाने का मुख्य उद्देश्य है। विदेशी न्यायालयों में यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय जेलों की स्थिति खराब है, इसलिए विशेष जेलें प्रत्यार्पण मामलों में बाधा हटाने के लिए यह प्रस्तावित है। अगला प्रश्न। रेड नोटिस किस उद्देश्य से जारी किया जाता है? तो किसी व्यक्ति की तलाश और गिरफ्तारी के लिए यह नोटिस जारी किया जाता है। रेड नोटिस एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट होता है, जिससे सदस्य देशों की पुलिस भगोड़ों को ढूंढकर गिरफ्तारी में सहायता कर सके। भारत में प्रत्यार्पण प्रक्रिया का संचालन कौन सी एजेंसी करती है? तो यह सीबीआई द्वारा किया जाता है। भारत में इंटरपोल से जुड़ी और प्रत्यार्पण संबंधी प्रक्रियाएं मुख्यतः सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन एनसीबी इंडिया द्वारा की जाती है। अमित शाह ने सम्मेलन में क्या संदेश दिया है? भारत अब किसी भगोड़े को नहीं छोड़ देगा।
शाह ने कहा कि भगोड़ों के मन में यह भय होना चाहिए कि वे भारत के कानून से बच नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न, रेड नोटिस पर पासपोर्ट रद्द करने की नीति लागू होने से क्या लाभ होगा? बी, भगोड़ों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही इससे रुकेगी। पासपोर्ट रद्द होने से भगोड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें भारत लौटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। यह राज्य सरकार ने लखनऊ में कल घोषणा की है। यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होगा। इससे पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो यह 3% बढ़ाया है। दीपावली का तोहफा राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया गया है। 16 अक्टूबर 2025 को यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की घोषणा की, जो केंद्र सरकार के अनुरूप होगी। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता डीए कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो इसके बाद कुल 46% हमारा हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले डीए 43% था, 3% बढ़ने के बाद यह 46% हो जाएगा। यह महंगाई भत्ता वृद्धि किस तिथि से लागू मानी जाएगी? यह 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। सरकार ने यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी करने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में लगभग कितने कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे? तो ये 28 लाख लाभान्वित होंगे। लगभग 16 लाख से अधिक कर्मचारी और 12 लाख से अधिक पेंशनर इस फैसले से लाभान्वित होने वाले हैं। महंगाई भत्ता डीए किस आधार पर तय किया जाता है? तो ये महंगाई दर सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही। महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित होता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ कब से जोड़ा गया है? तो ये 2016 से जोड़ा गया है। इसके बारे में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र के अनुरूप डीए तय करती हैं। अगला प्रश्न, महंगाई भत्ते की गणना कितनी बार की जाती है? महंगाई भत्ते की गणना हर 6 महीने में की जाती है। डीए की समीक्षा हर 6 महीने में की जाती है, जनवरी और जुलाई में। महंगाई भत्ते का उद्देश्य क्या है? महंगाई भत्ते का उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखना है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कर्मचारियों की आय को स्थिर रखना है। अगला प्रश्न, यह वृद्धि किस प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होती है? यह वृद्धि स्थायी व पेंशन भोगी दोनों पर लागू होती है। अगला प्रश्न, महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों को कैसे दी जाएगी? महंगाई भत्ते को वेतन का हिस्सा बनाकर वेतन बिल में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार इसकी ऑप्शन बी के अनुसार यह होगी, वेतन में जोड़ी जाएगी ये। अगला प्रश्न, नेस्ले कंपनी से है। नेस्ले कंपनी ने घोषणा की कि वह आने वाले 2 वर्षों में लगभग 16,000 कर्मचारियों को बाहर निकालेगी। इसमें कार्यालय स्तर के बहुत से कर्मचारी शामिल हैं, ताकि खर्च को घटाया जा सके, संगठन कुशल बने
स्वचालन अपनाया जाए और कंपनी को दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धात्मक रखा जाए। यह एक बड़ा और कठोर लेकिन रणनीतिक कदम है जिससे फायदे और चुनौतियां दोनों शामिल हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, नेस्ले कंपनी ने कितने कर्मचारियों को 2 वर्ष में निकालने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन सी 16,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की गई है। नेस्ले ने अपने वैश्विक पुनर्गठन कार्यक्रम के तहत 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की। अगला प्रश्न, नेस्ले कंपनी किस देश की है? ये स्विट्जरलैंड की है। ऑप्शन बी हमारा सही है। यह खाद्य और पेय दोनों पदार्थ बनाती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। नेस्ले कंपनी का नया सीईओ कौन है जिसके कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया है? फिलिप नवरत्न इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न, नेस्ले की यह छंटनी मुख्यतः किन कर्मचारियों को प्रभावित करेगी? तो व्हाइट कॉलर कार्यालय कर्मचारियों को यह प्रभावित करेगी। कंपनी के अनुसार लगभग 12,000 पद प्रशासनिक और प्रबंधन स्तर व्हाइट कॉलर से हटाए जाएंगे। नेस्ले के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? लागत को घटाना और दक्षता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कंपनी का लक्ष्य है खर्चों को कम कर अधिक लाभप्रद हासिल करना और संचालन को लीनर बनाना है। कंपनी इस छंटनी को कितने वर्षों में पूरा करेगी? कंपनी इस छंटनी को 2 वर्षों में पूरा करने जा रही है। नेस्ले ने 2025 से शुरू कर अगले 2 वर्षों में यह प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। इस निर्णय से कंपनी को अनुमानतः कितनी लागत बचत होगी? तो कंपनी को इससे 1 बिलियन स्विस फ्रैंक की बचत होने वाली है। नेस्ले का अनुमान है कि छंटनी और पुनर्गठन से उसे लगभग 1 बिलियन स्विस फ्रैंक की वार्षिक बचत होगी। नेस्ले की इस छंटनी का एक प्रमुख कारण कौन सा है? तो स्वचालन और तकनीकी का बढ़ाता उपयोग इसका एक मुख्य कारण है। नई तकनीकी और स्वचालन से कर्मचारियों की आवश्यकता कम हुई है जिससे छंटनी की जाएगी। यह छंटनी नेस्ले के कुल कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल कर्मचारियों का यह 6% है। 16,000 कर्मचारी नेस्ले के कुल कार्यबल लगभग 2.7 लाख का लगभग 6% है। नेस्ले के किस प्रसिद्ध ब्रांड का उल्लेख कंपनी की पहचान के रूप में अक्सर किया जाता है? ऑप्शन बी किटकैट सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न, साथियों बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और हिंदी व्याकरण की भी हमारी वीडियो आती रहती हैं, तो उनको भी आप देखते रहिए। वह भी इसी तरह के फॉर्मेट में आती हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।